अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, अपने वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा मेरी, और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कीजिएगा। तो नाज़रीन, एक ऐसी मुल्की सियासी सूरत हाल सामने आई है जिसको देखते हुए अपोजिशन और हुकूमत दोनों बुखलाहट का शिकार हो गई है, परेशानी में आ गई है, मुश्किलात में आ गई है। थोड़ी सी वो ये है कि पहले ये तय पाया था, पहले फैसला हुआ था कि इसी हफ्ते जो है अदम एतमाद का मामला देखा जाएगा, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ओआईसी के इजलास के बाद अदम एतमाद के ऊपर बैठक लगाई जाएगी। और ये फैसला मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक बेहतर है। क्योंकि ओआईसी के इजलास अगर चल रहा हो और अदम एतमाद का भी मामला चल रहा हो, जिसमें अगर हुकूमत या अपोजिशन को किसी को भी हार हुई तो उसके बाद क्या होगा, ओआईसी के इजलास पे इम्पैक्ट आएगा अगर इसी दौरान इस मामले को भी देखा जाए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि ओआईसी के इजलास होने के बाद फिर हुकूमत और अपोजिशन आपस में एक दूसरे से लड़ लें, सर पटबल कर लें। तो नाज़रीन, सीधी बात है, ओआईसी का इजलास एक बड़ा इजलास है, एक बड़ा इवेंट है, तो उस पर फोकस करना बेहतर होगा। अब नाज़रीन, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जो है 21 मार्च को तलब किया जाएगा और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की वोटिंग का जो अमल है वो 27 मार्च के बाद होने का इम्कान है। अब नाज़रीन, सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि अपोजिशन जो है ना, इस वक्त वो थोड़ी सी परेशान हो गई है। वो परेशान क्यों हो गई है, उसकी वजह क्या है कि वो परेशान हो गई है? वो परेशान यूँ हो गई है कि मामला थोड़ा सा आगे चला गया है। क्योंकि ओआईसी का इजलास आ गया है। तो अब अपोजिशन जो परेशान हो गई है, उसको असल परेशानी किस बात की है कि उसने जो ना इस्लामाबाद में बंदे इकट्ठे किए हैं अपने। अब इतने दिन तक, जाहिर सी बात है 27 के बाद मामला होंगे तो 27 तक तो इंगेजमेंट रखनी है अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। तो अब बात यह है कि अपोजिशन को जो है ना, वो ये खौफ हो रहा है कि कहीं यार पब्लिक ना भाग जाए, और पब्लिक के अखराजात भी हैं, खाना वाना खिलाना, उनको रिफ़्रेशमेंट देना, मूवियाँ दिखाना, मूवी देखना, ये सब तो आपको पता ही है, चल ही रहा है मामला। तो बात ये है कि ये सब जो है ना, अब अपोजिशन इतने दिन तक कैसे पब्लिक को इंगेज करे, ये मसला आ गया अपोजिशन के लिए। अब हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत का तो ये है कि भाई जितना टाइम दिया जाएगा उतना हुकूमत के लिए बेहतरी है। हुकूमत के लिए ये मामला हो गया है कि वो उसको मार्जिन चाहिए, उसको टाइम चाहिए, और उसको टाइम मिल भी गया है। तो उसमें वो आवाम को भी अपना वो करेगी, फोकस करेगी, और जो उनके इत्तेहादी हैं जो कि ज़रा कशमकश में, तो उन पे भी थोड़ा फोकस कर लेगी इस दौरान जो उसको टाइम मिला है। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला अपोजिशन को कुछ मशवरा दे रहे हैं इसी हवाले से। आइए सुनते हैं इनका क्लिप। ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतज़ार करो और इलेक्शन कीजिए। अपोजिशन का काम ही यही है जो वो कर रही है। जब हम भी अपोजिशन में थे ऐसी बड़के मारते थे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। हुकूमत तो इस वक्त पुरुम्मीद दिखाई दे रही है और पुरज़म है कि अपोजिशन जो है ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ये आप देख ही रहे हैं हुकूमती नुमाइंदों के बयानात। तो अभी लेकिन एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ ये है कि बंदरबाट की सियासत का मामला गर्म हुआ है अपोजिशन की जानिब से। नाज़रीन, अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में अपोजिशन की जानिब से मुमकिना शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। मतलब इमरान खान अभी गए नहीं हैं, जाएंगे, लेकिन अपोजिशन ने अपनी तैयारी कर ली। मतलब मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गांव बसा नहीं है और बेकारी आ गए। इक़्तिदार की सियासत में इतने इतने अंधे हो गए हैं कि इनको आवाम का होश नहीं रहा है कि हम आवाम की बात करें, अपनी अपनी कुर्सियों की बात करें। अपनी अपनी कुर्सियों के लिए बात करने में लगे हुए हैं, इक़्तिदार की बात करने में लगे हुए हैं। आवाम का कक किसी को होश नहीं है। होश होगा भी क्यों, क्योंकि इक़्तिदार की तो जंग है। नाज़रीन, हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमात, एक काफ लीग जो कि पंजाब में है और एक MQM जो कि सिंध में है, इसको अपोजिशन की जानिब से क्या क्या ऑफ़र दी गई है, क्या क्या बंदरबाट की गई है, इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको काफ लीग के हवाले से बताता हूँ। काफ लीग को अपोजिशन की जानिब से क्या क्या ऑफर दी गई हैं और ये ऑफर दे कौन रहा है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कहानी ये है
کہ काफ लीग का मुतालबा ये है कि भाई उसको वजीर आला पंजाब की सीट दी जाए, लेकिन अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून का इस पे एतराज़ है कि भाई वजीर आला की सीट तो हमारी है, ये सीट काफ लीग को नहीं दी जाएगी क्योंकि इनके पुराने भी फड्डे हैं। अब पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ की हिमायती है कि काफ लीग को ही वजीर आला पंजाब की सीट दी जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून नहीं है, तो इस पे तनाज़ा है। अब अपोजिशन की जानिब से काफ लीग को क्या ऑफ़र दी गई है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काफ लीग की जो अभी वजारतें हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, जो मामलात हैं इनके, ये 10 के करीब होंगी इनकी जो ना सीट्स। तो अभी अब जो अपोजिशन की तरफ से जो ऑफ़र दी गई है वो ये दी गई है कि यार हम आपको जो है ना स्पीकर की सीट दे देंगे, हम आपको जो है गवर्नर की सीट दे देंगे, और हम आपको वफाक में वजारतें भी दे देंगे, 2 वजारतें दे देंगे वफाक में। तो ये अपोजिशन की जानिब से काफ लीग को ऑफ़र दी गई है। अब देखना ये कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये तो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, वो उन्होंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया है। अब इसी तरह एमकेएम की बात की जाए तो एमकेएम को भी जो है वो ऑफ़र दी गई है, उनको भी ये कहा गया है कि आपको गवर्नर की सीट दी जाएगी, उनको भी यही कहा गया है कि आपको वफाक में भी सीट ज़्यादा दी जाएंगी, 2-3 दी जाएगी सीट, और उनको ये भी कहा गया है कि उनको एक इम्पॉर्टेंट सीट भी दी जाएगी, अच्छी उनकी मनपसंद सीट दी जाएगी, उनको सूबे में भी बहुत सारी वजारत दी जाएगी। ये सब के पीछे है कौन? ये जो सीटें ऐसे दे रहा है, डीलिंग कर रहा है, वजारतें दे रहा है, ये इसके पीछे है कौन? इसके पीछे है जरदारी, कहते हैं ना मफाहमत का बादशाह। तो ये वो साहब हैं जो कि मफाहमत के बादशाह हैं। ये इन्होंने जो है ना कमर कस ली, वो कहते हैं ना कि भाई डीलर बन गए हैं, डीलर हैं बेसिकली जरदारी साहब बड़े। तो उन्होंने काफ लीग और एमकेएम को ये डील दी है, अब देखते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। कश्मकश में है अभी, ना एमकेएम ने ना काफ लीग ने इस चीज़ को वाज़ा किया है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ खड़े हैं। अभी तक वो सोच रहे हैं कि उनको कहाँ खड़ा होना चाहिए। अब नाज़रीन, एमकेएम को तो पोर्ट एंड शिप की भी वजारत दे दी गई है, कहा गया है कि भाई अगर कामयाब होंगे तो फिर आपको ये वाली वजारत भी मिल जाएगी जिसकी एमकेएम को शदीद ज़रूरत है, वो चाहती है कि उसको ये वाली वजारत मिले। तो अब ये है कि इत्तेहादियों को तो बड़ी बड़ी ऑफ़र कर दी गई है अपोजिशन की जानिब से। अब बात कर लेते हैं कि अपोजिशन ने आपस में क्या बंडरबाट की है कामयाबी की सूरत में। अभी तो ये मतलब बातें हैं ना कि यार दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली की तैयारियां ज़रूर ज़ोरों शोरों पर है। तो बात ये कि अपोजिशन ने अब क्या तैयारियां की हैं अपने लिए आपस में इन्होंने क्या बंडरबाट किए। तो पहले मौलाना साहब की बात कर लेते हैं। अब मैंने आपके सामने मौलाना का नाम लिया तो आपको कश्मीर कमेटी की वजारत तो याद आई गई होगी। तो सबसे पहले तो मौलाना ने वो साइड पे की है अपनी, बाकी इन्होंने कहा है कि उनको सूबे में भी उनके जो है वजारतें दी जाएं, तो उनको दी जा रही हैं वजारतें भी। मौलाना साहब ने वफाक में भी 3 नई वजारतें का कहा है और उनकी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। अब आ जाएं पीपल्स पार्टी की तरफ कि भाई उन्होंने क्या मुतालबात रखे हैं अपने। पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबात रखे हैं कि भाई डिप्टी वज़ीर आज़म उनका होगा, और भी बहुत सारी अहम वजारतें उन्होंने ली हैं। और इसके अलावा जो एक अहम वजारत का उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर दाखिला उनका होगा। तो ये आपस में इन्होंने बंदरबाट किए। स्ट्रक्चर कह लें कि स्ट्रक्चर जो बनाया ना इन्होंने जीतने के बाद का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की बात कर ली जाए तो वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, ये तय पाया है। और वो कौन होंगे? वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसी तरह अगर काफ लीग मान जाती है, वज़ीर आला की कुर्सी से दस्तबरदार हो जाती है, मतलब सलेंडर हो जाती है, गवर्नर और स्पीकर की सीट पे अगर वो राज़ी हो जाती है काफ लीग, तो फिर ये कि वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज होंगे पंजाब के। तो ये पहली दफ़ा ही होगा कि बाप और बेटा, बाप वज़ीर आज़म और बेटा जो है वो वज़ीर आला। तो ये अभी फ़र्ज़ी बातें हैं थोड़ी सी इसमें, क्योंकि अगर की भी कंडीशन आ गई है, क्योंकि काफ लीग की टांग जो आ गई है। अब देखना ये कि पहले तो कामयाब होते हो कि नहीं, या सिर्फ ये ख्याली पुलाव ही है और ये ख्याली पुलाव बना और फिर ये कुछ दिन का बना और फिर ये तबाह हो गया। लग तो ऐसी रहा है बज़ाहिर, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
नाज़रीन, अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आपस में बंदरवाट कर ली गई है। मतलब इक़्तिदार की सियासत गरम है, अवाम का किसी को दर्द नहीं है, अपनी अपनी कुर्सी की फ़िक्र है, अपनी अपनी जगहों की फ़िक्र है, अपने अपने मफादात की फ़िक्र है। बस अवाम का किसी ने नहीं बात की कि क्या। खैर ये बात मैं आगे करूँगा आपसे। तो अभी शीरी रहमान साहिबा का मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ जिसमें वो हुकूमत के हवाले से कुछ कह रही हैं। आइए सुनते हैं इनका क्लिप। हुकूमत वक्त के कदम बिल्कुल डगमगा गए हैं और लगता है कि उनका इस वक्त ज़हनी और सियासी तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसलिए कि अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करने शुरू किए हैं वो ना सिर्फ मुल्क को एक आइनी बुहरान की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान जंग उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस से लेके पूरे मुल्क को बना दिया है। शीरी रहमान साहिबा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपको डर किस बात का है? हुकूमत अगर अनाउंसमेंट कर रही है, हुकूमत अगर जलसे कर रही है, हुकूमत अगर मजमे लगा रही है तो वो हुकूमत की मर्ज़ी है, वो हुकूमत लगाए। आप अगर सिंसियर हो आवाम से, आप अगर आवाम के लिए निकले हो, तो आपको तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है करने देना चाहिए। आप तो अपना काम करो, अपना वर्क करो, अपने काम से दिखाओ। डर क्यों रहे हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आप लोग डर क्यों रहे हैं? कि कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है कि अगर हुकूमत ने इतनी अनाउंसमेंट कर दी तो फिर आवाम तो हुकूमत की फ़ैन हो जाएगी और फिर जैसे कि पेट्रोल में कमी की है तो फिर हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। कहीं ये गम तो नहीं आपको सता रहा जिसकी वजह से आप हुकूमत की अनाउंसमेंट से डर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जा रही हैं और आप सब करते जा रहे हैं? कहीं ये डर तो नहीं है आप लोगों के अंदर? अब्दुल गफूर हैदरी भी कुछ फरमा रहे हैं इमरान खान के हवाले से। आइए इनका क्लिप सुनते हैं। तो बरसर इक़्तिदार का आम तौर पे लबो लहजा, उनका रवैया, उनकी कोशिश होती है कि वो अपोजिशन को भी साथ लेकर चले। ये अपोजिशन को एक एक का नाम लेकर कि तुम मेरे निशाने पे हो, मैं तुम्हें गोली लगाऊंगा, गोली से उड़ाऊंगा। अब ये है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल गफूर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले आप अपने कायद की तो ज़बान ठीक कर लें, पहले आप अपने घर में तो झाँक लें, फिर आप बाहर भी तनकीद कर दीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन पहले आप अपने गिरबान में तो झाँक लें। आपके कायद मौलाना डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कहते हैं वो, किस तरह वो धमकियाँ देते हैं। मतलब आपको तो उनको कहना चाहिए कि उम्र के इस स्टेज पे आप वो पहुँच गए कि इस स्टेज पे तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया जाता है, गालियाँ नहीं दी जाती हैं, धमकियाँ नहीं दी जाती हैं नौजवानों की तरह। एज होगी 100 के करीब और बातें हैं नौजवानों वाली। मौलाना साहब का मैं क्लिप दिखाता हूँ धमकियाँ, जिसमें वो धमकियाँ दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सुनिए, आपको ही सुनाता हूँ। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई, हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। और हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है, तो तुम क्या चीज़ हो, किस बाग की मूली हो। मौलाना साहब, कम से कम आप अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें। यही देख लें कि आपके नाम से पहले मौलाना लगा हुआ है। इस वर्ड की अहमियत ही जान लें और इस तरह की धमकियां ना दें। वैसे आपको सही कहते हैं लोग, मौलाना डीजल सही कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा कुछ फरमा रही हैं, कुछ इमरान खान को सरप्राइजेस के हवाले से कुछ कह रही हैं। आइए इनका क्लिप सुनते हैं। इमरान खान साहब के लिए ये दिन सरप्राइजेस के दिन है, ये सरप्राइजेस का हफ्ता आने वाला और इमरान खान साहब को बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा, 27 मार्च को आप लोग भी जलसा कर रहे हैं और इमरान खान भी जलसा कर रहा है। मैं आपसे बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आप देख लीजिएगा कि किसको सरप्राइज़ मिलता है, आपको मिलता है या हुकूमत को मिलता है। आप अगर सारी जमातें, मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सारी जमातें भी अगर एक साथ जलसे के लिए एक ही जगह सेलेक्ट करेंगी ना और इमरान खान का एक जलसा, तो यकीन माने
میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ ساری جماعتوں سے بڑا جلسہ عمران خان کر دے گا, میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. یہ میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی منہ کی فائرنگ نہیں کر رہا. تو دیکھ لیجئے گا کہ کس کو سرپرائز ملتا ہے اور کس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. یہ میں نہیں کہوں گا, یہ 27 مارچ کو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا آپ کی اس بات کا. ویسے یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا اور حکومت کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا, لیکن مجھے یہ بات کا بخوبی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے, آپ لوگ اس دن جلسہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ حکومت بھی کر رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار پھیلے, کوئی کلیش ہو, کیونکہ دونوں پارٹیوں کا جلسہ ہے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ چاہتے تو الگ دن بھی رکھ سکتے تھے, لیکن آپ نے اسی دن رکھا جس دن حکومت نے رکھا ہے. تو آپ لوگوں کا تو مقصد ہی یہی ہے نا کہ ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہو, ایک جو ہے کلیش ٹائپ ہو, ایک جو ہے ہنگامہ ہو اور ملک میں تصادم سی کیفیت ہو. تو یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ڈیٹ چینج کر لیں. کیوں ڈیٹ چینج کرنے کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کے مفاد کے حساب سے کہہ رہا ہوں, آپ کا جلسہ کامیاب ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ میرا یہ ایک رائے ہے چھوٹی سی کہ آپ لوگ جو ہے نا ڈیٹ چینج کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا جلسہ کچھ کامیاب ہو جائے. کیونکہ آپ نے اگر حکومت سے ٹکر لیا نا تو حکومت اس وقت بہت عروج پر ہے. عمران خان کا اس وقت جو ہے نا پارا اوپر ہی جا رہا ہے, نیچے نہیں جا رہا. تو اس کے دن اسی شہر میں, سیم شہر میں جلسہ کرنا, تو اس میں یہ آپ لوگوں کو ناکامی ملے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو خرچہ ہوگا نا وہ آپ کا بچ جائے گا, آپ کسی اور دن جلسہ کر لیں. اس میں شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی ویورشپ مل جائے, تھوڑی سی پبلک مل جائے. لیکن اگر ایک ہی دن ملے گی نا تو آپ ایک ہی دن اگر آپ جلسہ کریں گے نا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ. یہ میرا ایک مشورہ ہے, عمل کرنا نہیں کرنا وہ آپ کا کام ہے. تو اگر آپ لوگ جلسہ کریں گے نا اسی دن تو آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے. اب ناظرین میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو اوپر ساری کہانی بتائی ہے, جو بھی بندر باٹ کی سیاست بتائی ہے, جو کہ یہ تیرا یہ میرا, وہ تیرا یہ میرا, یہ اس کا یہ اس کا, تو ان سب کے بیچ میں میرا یہ سوال ہے کہ عوام کا ہے, عوام کدھر ہے؟ کسی نے یہ بات کی, کسی نے عوام کی بات کی, کسی نے پیٹرول کی کمی کی بات کی کہ یار میں آؤں گا نا تو ہم آئیں گے تو ہم پیٹرول پہ کام کریں گے, پیٹرول کی ریٹ کم کریں گے. کسی نے یہ بات کی کہ آٹا دال چینی مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے گا. کسی نے بات کی, کسی نے نہیں بات کی. سب نے کیا بات کی؟ سارے سیاستدانوں نے کیا بات کی؟ یہ تیری وزارت ہے, یہ میری وزارت ہے, تجھے یہ وزارت دے دوں گا, تجھے یہ وزارت دے دوں گا. مطلب سارے ایک طرف ہو گئے. کس لیے؟ صرف عمران خان کو گرانا ہے, بس عمران خان کو کسی طرح توڑنا ہے. لیکن کس لیے؟ اپنے اقتدار کے لیے, عوام کے لیے نہیں. مطلب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفاد کی سیاست ہو گئی, اقتدار کی سیاست ہو گئی. عوام کے لیے کسی کے دل میں درد نہیں ہے, عوام کے لیے کسی کے دل میں درد نہیں. اپنے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, بس عوام کا درد کسی کے دل میں نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ. یہ چیزیں عوام کو بھی سمجھنی چاہیے, اور سیاستدان تو نہیں سمجھیں گے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. جب اقتدار ہے ان کے لیے اقتدار سب کچھ ہے, آپ اور میں کچھ بھی نہیں ہے. عوام ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے, صرف وہ اسی جنگ میں پاگل ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.